Hello, dear students. Today I will talk you about the topics of heritability, genetic advance, and genotype into environmental interaction. So, heritability या वंशागतित्व। वंशागतित्व क्या है? वंशागतित्व से तात्पर्य एक वंश से दूसरे वंश में गुणों के या कैरेक्टर्स के जाने की गति को हम वंशागतित्व कहते हैं। इट इज एन एबिलिटी टू ट्रांसफर द trait from one generation to the next generation. It is an ability. In crop improvement program, mainly genetic component of variation, मतलब अनुवांशिक वेरिएशन के गुण जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट और जरूरी होते हैं क्योंकि वो ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो हेरिटेबिलिटी क्या है? हेरिटेबिलिटी एक अनुपात है जीनोटिपिक वेरिएंस का फिनोटिपिक वेरिएंस से। हेरिटेबिलिटी डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ phenotypic variance that is due to genotype that is heritable, जो इनहेरिट हो सके, जो जा सके। इसे मुख्यतः ट्रांसमिशन कोर्स को मुख्यतः परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है और इट इज अ गुड इंडेक्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसका फॉर्मूला हेरिटेबिलिटी को एच से नोट करते हैं डिवाइडेड बाय वीजी अपॉन वीपी, या फिर वीजी अपॉन वीपी को हम और क्लियरिटी से कर सकते हैं कि वीपी क्या है। वीपी मतलब फिनोटाइपिक वेरिएंस and phenotype is the result of genotype plus environment, hence VP should be VG plus VE, where VG, VP and VE are the genotypic, phenotypic and environmental component of variances respectively. वंशागतित्व के प्रकार depending upon the component of variance used as a numerator in the calculation, there are two definitions of heritability. First, broad sense heritability, second, narrow sense heritability. ब्रॉड सेंस मतलब वृहद रूप वंशागतित्व कह सकते हैं और एक लघु रूप या सकरा रूप वंशागतित्व कह सकते हैं। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी फाल्कोनर के हिसाब से ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी जो है रेशियो ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस टू टोटल और फिनोटिपिक वेरिएंस, इसको निम्नलिखित फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हेरिटेबिलिटी स्मॉल h स्क्वायर इज इक्वल टू Vg अपॉन Vp इंटू 100 या Vg अपॉन Vg प्लस Ve इंटू 100। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स आर वैलिड फॉर होमोजाइगस लाइंस और पॉपुलेशन। मुख्यतः ब्रॉड सेंस मतलब वृहद रूप वंशागतित्व जो है वो होमोजाइगस लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जिसमें कैपिटल है या स्मॉल है जीनोटाइप कॉन्स्टिट्यूशन हो या प्योर लाइन के लिए ज्यादा वैलिड होती हैं। जबकि हम जब सेग्रीगेटिंग जनरेशन या F2 के ऑनवर्ड जनरेशन से हम डील करते हैं तो वहां पे जेनेटिक वेरिएंस में एडिटिव के साथ में डोमिनेंस कंपोनेंट भी ऐड होता है। थर्ड नेक्स्ट, इसलिए सेग्रीगेटिंग जनरेशन में ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी कम इंपॉर्टेंट होती है लेकिन नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यह जो है कैन नॉट रियलाइज फुल्ली इन द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग ये पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हो पाती है। कौन सी हेरिटेबिलिटी? ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट हम पेरेंटल पॉपुलेशन में या सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में दोनों से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच द फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप। यह एक एक्सटेंट के रूप में बताता है कि किस एक्सटेंट तक जो है फिनोटाइप जीनोटाइप से डिटरमाइन किया जा सकता है, इसलिए इसे हम डिग्री ऑफ जेनेटिक डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। यह मुख्यतः क्लोनल या हाईली सेल्फिंग स्पीसीज जिसमें जीनोटाइप्स पास होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग मोर और लेस इंटैक्ट एक जैसे रूप में निकलते हैं। इट इज यूजफुल इन सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर लाइन्स फॉर होमोजाइगस लाइन्स। Now resuming to narrow sense heritability, लघु रूप वंशागतित्व या सकरा वंशागतित्व क्या है? यह
अनुपात है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस का टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस है। स्मिथ ने 1952 में दिया था। एच स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट में NS नैरो सेंस इज इक्वल टू VA अपॉन VP और VA अपॉन VG प्लस VE। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी is reliable measure as it is based on the breeding value। इसको ज्यादा रिलायबिलिटी से माना जाता है क्योंकि यह ब्रीडिंग वैल्यू पे बेस्ड होता है। एंड ब्रीडिंग वैल्यू किससे डिफाइन होती है? एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस से ही ब्रीडिंग वैल्यू डिफाइन होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। जो इसका परिमाण है वो हमेशा ब्रॉड सेंस से कम होगा या बराबर होगा। आउटब्रीडिंग स्पीसीज में, आउटब्रीडिंग स्पीसीज मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में एवोल्यूशनरी रेट्स आर अफेक्टेड बाय नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। सो जो एवोल्यूशन की जो रेट है, विकास की जो दर है, वो जरूर नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी से प्रभावित होती है। इसको भी हम डिग्री ऑफ जेनेटिक रिजेम्बलेंस भी कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय H square VA upon VP into 100 और half D upon VP, VA upon VP into 100 या फिर half dominance variance upon phenotypic variance। ऐसा हम कह सकते हैं कि additive variance क्या होता है? Additive variance always dominant variance का half होता है। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का रोल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन प्रोसेस प्लांट ब्रीडिंग में। और क्रॉसेस एक डेफिनेट फैशन में बनाने पड़ते हैं यदि हमको नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट करना है, या एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस का एस्टिमेट होता है। और प्लांट ब्रीडिंग पॉपुलेशंस में सिलेक्शन ऑफ फेलाइट टाइप्स में यह बहुत ही आवश्यक होता है। मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी या वंशागतित्व को मापने की विधियां। वार्नर 1952 में 3 मेथड्स बताए थे। पहला, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग की रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू। इसके अंतर्गत डबलिंग प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ हेरिटेबिलिटी, मतलब H is equal to 2B, B is equal to रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोजेनी मीन्स ऑन पेरेंट वैल्यू। मतलब जब हमें B की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम B की वैल्यू को डबल करेंगे तो हमको H की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा, वेरिएंस कंपोनेंट फ्रॉम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ अ ट्रायल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। ऐसा ट्रायल जिसमें बहुत सारे जीनोटाइप्स की स्टडी की गई हो, उसके एनोवा टेबल से वेरिएंस के कंपोनेंट को निकाल लेने से हमें हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट की जा सकती है। तीसरा, कोई जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन हो, उसमें अप्रोक्सीमेशन ऑफ नॉन हेरिटेबल वेरिएंस को अप्रोक्सीमेट करना, मतलब गैर अनुवांशिक या वंशागतित्व वाले प्रसरण को हम अनुमानन करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ VG एंड VE फ्रॉम द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन P1, P2, P3 एंड P4। जब हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट की जाती है उपरोक्त तीनों मेथड से, तो इसे हम कहते हैं ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, मतलब वृहद रूप वंशागतित्व हम एस्टिमेट करते हैं। वंशागतित्व के उपयोग क्या है? यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन। हम जो वर्ण या चयन करते हैं उसकी प्रभाविता को जांचने के लिए। ये हमको ब्रीडिंग मेथड को डिसाइड करने में मदद करता है कि हम किस मेथड को फॉलो करें। एक आइडिया देता है कैरेक्टर का रिस्पॉन्स क्या है सिलेक्शन प्रेशर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, यह उपयोगी है परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने में अंडर डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन। जो हम सिलेक्शन की इंटेंसिटी रखते हैं उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हमको ये परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कराता है जनरेशन के पॉपुलेशन के। इट हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेक्शन इंडेक्स। सिलेक्शन इंडेक्स बनाने में ये मददगार साबित होता है। और हेरिटेबिलिटी के जो एस्टिमेट होते हैं वो बहुत ही यूजफुल गाइड होते हैं किसी ब्रीडर के ब्रीडर के लिए टू एप्रिशिएट द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन दैट इज ड्यू टू जीनोटाइपिक और एडिटिव इफेक्ट्स।
कि वो वेरिएशन का प्रोपोर्शन क्या है, या तो जीनोटिपिक है या एडिटिव है। इसकी इंटरप्रिटेशन है, हम कैसे आकलन करेंगे कि रिजल्ट्स क्या होंगे। तो यदि हेरिटेबिलिटी एच स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये इंडिकेट करेगा कि कैरेक्टर्स जो है वो एनवायरमेंट से बहुत कम प्रभावित है। दूसरा, सिलेक्शन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सच कैरेक्टर इज यूजफुल। ऐसे कैरेक्टर्स का सिलेक्शन करना उपयोगी होगा। यदि हेरिटेबिलिटी ब्रॉड सेंस की वैल्यू लो है, इसका मतलब वो वातावरण से प्रभावित है और ऐसे कैरेक्टर का इम्प्रूवमेंट करना कठिन है। यही नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी मतलब लघु रूप वंशगतित्व ज्यादा है, तो इसका मतलब कि वो गुण जो है वो एडिटिव जीन एक्शन से गवर्न हो रहे हैं और ऐसे कैरेक्टर्स का सिलेक्शन हमको फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर एच स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर बी एस एन एस की वैल्यू कम है तो वो गुण जो है वो नॉन एडिटिव जीन एक्शन मतलब डोमिनेंस या एपिस्टेटिक जीन एक्शन से वो गवर्न हो रहे हैं और ऐसे कंडीशन में हेटेरोसिस ब्रीडिंग हाइब्रिड ब्रीडिंग हमारे लिए कारगर साबित होगा। हेरिटेबिलिटी की रेंजेस हैं 0 से 1 के बीच रेंज होती है। हेरिटेबिलिटी यदि 0 पाई जाती है तो वो कहाँ मिलती है, हाईली इनब्रिड पॉपुलेशन में जहां कोई जेनेटिक वेरिएंस होता ही नहीं है। हेरिटेबिलिटी यदि 1 मिल रही है तो हमको उस कंडीशन में मिलेगी किसी आउटब्रीड पॉपुलेशन में व्हेन नो एनवायरमेंटल वेरिएंस, वहां पे कोई वातावरणीय प्रभाव होगा ही नहीं और सभी जेनेटिक वेरिएंस एडिटिव होंगे। हेरिटेबिलिटी स्पेसिफिक होती है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, लेकिन इट स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, किसी विशेष वातावरणीय कंडीशन में वो रहते हैं तो वो स्पेसिफिक होते हैं। हेरिटेबिलिटी एच स्क्वायर और एडिटिव वेरिएंस भी जो है फंडामेंटली मेजर्स होते हैं कि हाउ वेल क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये क्वांटिटेटिव ट्रेट जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे मूव कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं वंशगतित्व को प्रभावित करने के लिए। तो जैसे जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक द्रव्य है, वो कैसा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हेरिटेबिलिटी लार्जली गवर्न होता है अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएंस से। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतनी ज्यादा हेरिटेबिलिटी मिलने के चांस ज्यादा होंगे। मतलब आउटब्रीडिंग अगर आपके पास में कोई मटेरियल है तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा गवर्न कर देगा। सैंपल साइज, यदि हम बड़ा सैंपल लेंगे तो हमको अच्छा एस्टिमेट मिलेगा। सैंपल लेने के दो तरीके हैं, एक रैंडम सैंपल होता है, एक बायड सैंपलिंग होती है। तो इसमें रैंडम सैंपलिंग मेथड जो है वो ट्रू एस्टिमेट आपको देती है जेनेटिक वेरिएंस और हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए। लेआउट कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग द प्लॉट साइज अगर बड़ा हो, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा हो तो हम एक्सपेरिमेंटल एरर को कम कर सकते हैं और हमको ज्यादा अच्छे एस्टिमेट मिलेंगे। कैलकुलेशन मेथड, कोई मेथड्स हैं, एक लिंकेज मेथड है, इफेक्ट ऑफ लिंकेज मेथड से हम देख सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कपलिंग फेज लिंकेज अगर होगा तो उस कंडीशन में अपवर्ड बायस होगा एडिटिव वेरिएंस का और डोमिनेंस वेरिएंस का। लेकिन अगर रिपल्सन फेज लिंकेज हमें मिलता है ऐसे कंडीशन में कैपिटल स्मॉल भी स्मॉल है कैपिटल भी, तो वहां पे अपवर्ड बायस तो डोमिनेंस वेरिएंस का होगा, मतलब डोमिनेंट वेरिएंस बढ़ेगा लेकिन एडिटिव वेरिएंस घटेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट हेरिटेबिलिटी। नाउ कम टू जेनेटिक एडवांस या अनुवांशिक अग्रिम, हिंदी में हम इसे अनुवांशिक अग्रिम कहते हैं। कितना एडवांस है वो, क्या है? इंप्रूवमेंट इन द मीन जीनोटाइपिक वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड प्लांट्स ओवर पेरेंटल पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिक एडवांस। मतलब कि मीन जीनोटाइपिक वैल्यू सेलेक्टेड प्लांट्स की मीन जीनोटाइपिक वैल्यू का इंप्रूवमेंट उसके पेरेंटल पॉपुलेशन से हो तो उसे हम अनुवांशिक अग्रिम या अनुवांशिक बढ़ावा या बढ़वार कह सकते हैं। यह क्या है? यह जेनेटिक गेन अनुवांशिक लाभ का माप है, कब चयन के दौरान किए गए अनुवांशिक माप का लाभ है। और सक्सेस ऑफ जेनेटिक एडवांस अंडर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। एलार्ड ने 1960 में 3 कारक बताए हैं। पहला, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, अनुवांशिक जो विभिन्नता, जितनी ज्यादा विभिन्नता होगी बेस पॉपुलेशन में जेनेटिक एडवांस उतना ज्यादा होगा। हेरिटेबिलिटी, जेनेटिक एडवांस हाई होगा
विद हाई हेरिटेबिलिटी, मतलब जिस कैरेक्टर की हेरिटेबिलिटी ज्यादा होगी डेफिनेटली उसका जेनेटिक एडवांस ज्यादा होगा। सिलेक्शन इंटेंसिटी, चेन की तीव्रता क्या होगी? तो जो प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड होते हैं फॉर स्टडी इज कॉल्ड सिलेक्शन इंटेंसिटी। तो जितनी ज्यादा सिलेक्टेड इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट होगा। नेक्स्ट, सिलेक्शन डिफरेंशियल, मतलब चयनांतर, चयन का अंतर। यदि difference between the mean phenotypic value of selected population and mean phenotypic value of original population, अंतर क्या है? मतलब phenotypic value of the selected population जो population में select की और mean phenotypic value of the original population मतलब base population, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको हम कहेंगे सिलेक्शन डिफरेंशियल, चयनांतर। चयनांतर क्या है? एक माप है सिलेक्शन इंटेंसिटी का और उसको हम के से डिनोट करते हैं। के निकालने का तरीका फॉर्मूला के इज इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स ओ, मतलब एक्स एस क्या है? मीन ऑफ फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड प्लांट्स और मीन ऑफ फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ द पेरेंटल पॉपुलेशन। सिलेक्शन इंटेंसिटी की फॉर्मूला डिवाइज्ड है, जब हम 1% पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे वैल्यू ऑफ के मानी जाएगी 2.64, 2% में 2.42, 5% में 2.06 और 10% में 1.76। जेनेटिक गेन या अनुवांशिक लाभ। अनुवांशिक लाभ जो होता है वो क्या है? तो जो सेलेक्टेड प्लांट्स या वर्ण पौधे हैं उसकी प्रोजनी का मीन फिनोटिपिक वैल्यू और ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन का फिनोटिपिक वैल्यू के बीच के अंतर को हम जेनेटिक गेन कहते हैं। मतलब जो प्रोजेनी की वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा होनी चाहिए पेरेंटल पॉपुलेशन से, यदि वो ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमको कुछ लाभ हो रहा है तो उसे हम जेनेटिक गेन कहेंगे। इसे आर से डिनोट करते हैं। आर का फॉर्मूला एक्स पी माइनस एक्स ओ, एक्स पी मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ प्रोजेनी ऑफ द selected plants और mean phenotypic value of the base population. Computation of genetic advance, अनुवांशिक लाभ ज्ञात करने का तरीका या विधि। तो जेनेटिक एडवांस को फॉलोइंग फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। GA इज इक्वल टू के स्टैंडर्डाइज सिलेक्शन डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड विद एच स्क्वायर हेरिटेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर अंडर सिलेक्शन मल्टीप्लाइड विद सिग्मा पी फिनोटिपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेनेटिक एडवांस का जो एस्टिमेट है सेम यूनिट होती है मीन के जैसे, माध्य के जैसे। सेकंड, जेनेटिक एडवांस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ प्योर लाइंस और क्लोन्स शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग एच स्क्वायर बी एस। यदि हमको मिक्सचर ऑफ प्योर लाइंस या क्लोन्स का जेनेटिक एडवांस आपको याद करना है तो हमको एच स्क्वायर बी एस का उपयोग करना पड़ेगा ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का। लेकिन यदि सेग्रेटिंग पॉपुलेशन या विसंयोजित समष्टि का हमको ज्ञात करना है तो हमको एच स्क्वायर एन एस या नैरो सेंस का उपयोग करना पड़ेगा। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक एडवांस, मतलब अनुवांशिक लाभ की व्याख्या हम कैसे करेंगे? तो यदि वैल्यू ऑफ द जेनेटिक एडवांस हाई है, इसका मतलब है कि कैरेक्टर जो है वो एडिटिव जीन से गवर्न हो रहा है। योगशील जो जीन्स हैं या योगात्मक जीन्स है उससे गवर्न हो रहा है और सिलेक्शन विल बी बेनिफिशियल फॉर सच ट्रेट्स। और ऐसे कैरेक्टर्स के लिए सिलेक्शन या वर्ण कारगर सिद्ध होगा। यदि जेनेटिक एडवांस लो है तो ऐसे जो गुण हैं या कैरेक्टर है वो नॉन हेरिटेटिव जीन्स या योगात्मक जीन से होता है और हेटेरोसिस ब्रीडिंग या संकरण जो है, वर्ण संकरण या संक्रोध जो है वहां पे उपयोगी होगा। नाउ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। वातावरण क्या है? तो कोई भी बाहरी कंडीशन जो जीन्स के एक्सप्रेशन को प्रभावित करती है इसे हम वातावरण या एनवायरनमेंट कहते हैं। कॉम्स्टॉक एंड मॉल के अनुसार इसे दो ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट।
माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म या प्लांट का वातावरण एज अपोज टू दैट ऑफ अनदर ग्रुप एट द सेम टाइम एंड प्लेस, है ना, उसी वर्तमान समय में दूसरे ग्रुप को छोड़ करके किसी एक पौधे का या एक ग्रुप का वातावरण। जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉइल, सॉइल की जो है भौतिक स्थिति कैसी है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता कैसी है, कीड़े मकोड़े या बीमारियों की स्थिति कैसी है, तो वो उसका लघु पर्यावरण होता है। दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट, ये मैक्रो मतलब बृहद वातावरण, उस समय की जो हो सामान्य लोकेशन स्थिति कैसी है, समय कैसा है, और कहेंगे हम कि ये सूक्ष्म इन्वायरमेंट का एक कलेक्शन होता है। वो सभी का मिक्सचर करने के बाद में हमको एक जानकारी होगी कि टोटल इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे हम कह सकते हैं कि सूखा है, कि बारिश है, नमी है, या फिर लवणता है। इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लार्ड और ब्रैडशॉ ने 1964 में एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को दो ग्रुप्स में बांटा है। पहला है प्रेडिक्टेबल या कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसको हम कंट्रोल या नियंत्रण कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे इंक्लूड, इसमें परमानेंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया गया है, जो कि परमानेंट फीचर होते हैं, जैसे जलवायु, सॉइल का प्रकार, डे लेंथ, दिन की लंबाई, या कुछ कंट्रोलेबल वेरिएबल जैसे फर्टिलाइजर का लेवल, एनपीके को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सोइंग डेट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग के तरीके, कटाई के तरीकों को हम हिसाब से बदल सकते हैं। यहाँ पे हाई लेवल इंटरेक्शन जो होता है वो ठीक रहता है, डिजायरेबल होता है। दूसरा है अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। इसमें डिफरेंसेस बिटवीन सीजन्स के बीच का अंतर, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है जिसे हम नहीं पता कर सकते, टेम्परेचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और लो लेवल ऑफ इंटरेक्शन इज डिजायरेबल। यहाँ पे इंटरेक्शन का जो लेवल है, अंतःकरण या अंतःक्रिया जो है वो कम लेवल पे हो तो अच्छी मानी जाती है। Now, phenotype is the function of genotype and environment. So यहाँ पे हम G इंटू इंटरेक्शन को डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे phenotype की डेफिनेशन दी गई है कि phenotype क्या होता है, कि phenotype जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दोनों के समतुल्य प्रभाव से उत्पन्न होने वाला एक रूप है जिसे हम phenotype कहते हैं। इट इनहेरिट्स टुगेदर विद इन्वायरमेंट, यह वातावरण के साथ ही इनहेरिट होता है। जैसे अगर वातावरणीय कारकों में अंतर होगा तो निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति की आकार की या किसी जीव की आकार की बदलाव होगी। उदाहरण के रूप में यदि सूखा की स्थिति पड़ जाए तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं पौधों की ऊंचाई कम हो जाती है, लेकिन अगर बारिश की स्थिति पड़ जाए तो पौधे की ऊंचाई उसके जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन के हिसाब से उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, और वहां पे उसके आकार की में अंतर देखने को मिलता है। जीनोटाइप इंटरनोवेंट इंटरेक्शन क्या है? यह जीनोटाइप और एनवायरनमेंट के इंटरप्ले का एक परिणाम है, रिजल्ट है। कोई स्पेसिफिक जीनोटाइप अच्छे तरीके से एग्जिबिट नहीं कर पाती सेम फिनोटाइप के कैरेक्टर्स को अंडर ऑल एनवायरनमेंट, और डिफरेंट जीनोटाइप रिस्पॉन्ड डिफरेंशियली टू स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट। डिफरेंट जीनोटाइप जो होते हैं वो स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट में, विशिष्ट वातावरण में डिफरेंशियली एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, जो वेरिएशन अराइज होता है क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक इफेक्ट इज नोन एज जी इंटू ई इंटरेक्शन। मीन्स टू से कि जो भी बदलाव या भिन्नता निकल के आ रही है किसकी वजह से,
क्योंकि जेनेटिक और नॉन जेनेटिक इफेक्ट्स के बीच में करस्पॉन्डेंस की कमी होती है, उसे ही हम जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंटल इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, differences in performance of genotypes in different environment is referred to as genotype into environmental interaction. It is also one definition. Or low magnitude of G into E interaction indicates consistent performance of a population, or it shows high buffering ability of population. मतलब G into E interaction का लो मैग्नीट्यूड, कम परिमाण या कम माप अगर हमें मिलता है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी परफॉर्मेंस जो हो रही पॉपुलेशन की वो कंसिस्टेंस है, समांतर है, समाप है, और वहाँ पे हाई बफरिंग एबिलिटी पॉपुलेशन की दिखाई देती है। बफरिंग कैपेसिटी मतलब कहना चाहिए प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वातावरण के खिलाफ। Quantitative G into E interaction or non-cross interaction. When performance of variety does not change over environment, the differential response of genotype is only a matter of scale. Such G into interaction is termed as quantitative G into E interaction. इसमें वैरायटी का परफॉर्मेंस यदि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं बदल रहा है तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल रिस्पॉन्स ऑफ जो जीनोटाइप्स है वो सिर्फ एक स्केल के बदलने का अंतर है, और ऐसे इंटरेक्शंस को हम क्वांटिटेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव या क्रॉस ओवर जीन टू इंटरेक्शन या गुणात्मक इंटरेक्शन है ये। इस कंडीशन में परफॉर्मेंस ऑफ वैरायटी जो है वो एनवायरनमेंट के साथ में बदलती है, और किसी भी गिवन एनवायरनमेंट जो है किसी एक जीनोटाइप को फेवर करता है जबकि दूसरे को वो फेवर नहीं करता है। इसके रिजल्ट्स के अनुरूप डिफरेंशियल रिस्पॉन्स ऑफ जीनोटाइप्स डिफर इन टाइप होते हैं, और ये स्केल नहीं होता है ऑफ रिस्पॉन्स, यहाँ पे प्रमोट होता है या इनहिबिट होता है। तो ये क्वालिटेटिव फीचर और एक क्वांटिटेटिव फीचर है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड, जो क्वांटिटेटिव इंटरेक्शंस होते हैं वो ब्रीडर्स के लिए, प्रजनक के लिए कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव इंटरेक्शंस जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेट आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं और सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसलिए कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए टू मैनेज द जी इनटू इंटरेक्शन to test the genotypes over a representative range of conditions, both location and years. Thanks. That is all about gene-to interaction and heritability and genetic advance. Thank you. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक गेन, आनुवंशिक लाभ। ये क्या चीज है? मीन फिनोटाइपिक वैल्यू ऑफ द प्रोजेनी, प्रोजेनी की मीन फिनोटाइपिक वैल्यू और ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन की फिनोटाइपिक वैल्यू का डिफरेंस ही आनुवंशिक लाभ है। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। अरे मैं काम कर रहा था।